अंबानीज, अडानीज, जब भी हम इन लोगों की बात करते हैं तो अचानक से हमारे दिल में सवाल उठता है कि यार इन लोगों के पास कितना पैसा है, अंधा पैसा है, ये तो बहुत ही ताबड़तोड़ पैसा कमाते होंगे। और वहीं पर एक डिबेट हमेशा से चालू रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने ना गलत तरीकों से इतना ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, कुछ लोग कहते हैं कि नई मेहनत से करा हुआ है। लेकिन उसी बीच पे अगर मैं आपको लेके चलूं कि एक्चुअल में जो आप कहते हैं ना क्रुएलिटी के साथ अगर किसी ने वेल्थ एक्वायर करी है और साथ में इंस्पिरेशन होने के साथ साथ उसको बुली भी कहा जाता है, तो आज ऐसे एक शख्स से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। अगर हम लेट 1800s में जाते हैं तो उस समय के लीडिंग न्यूज़पेपर के सामने एक हेडलाइन आती है और हेडलाइन में लिखा रहता है, दिस इज द मोस्ट क्रूअल बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी। जी हाँ, ये वो समय है जब मीडिया पे बिजनेस वालों को इतना कंट्रोल नहीं रहा करता था। लेकिन हैरानी की बात है, जिसके बारे में ये मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बात कर रहे हैं, वही दुनिया का पहला ऑफिशियल फर्स्ट बिलियनर रहा है। जी हाँ, अगर मैं बता दूं कंटेक्स्ट के लिए कि उस समय के 90% ऑयल को ये अकेला शख्स कंट्रोल करता था। नेटवर्थ अगर पर्सनल की बात करूं और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लूं तो $400 बिलियन, समझ रहे हैं, $400 बिलियन, मतलब मस्क भैया को ले लीजिए, जेफ बेजोस भैया को ले लीजिए, आप इतने सारे अडानी अंबानी सबको भी ले लीजिए, सबसे ऊपर ये अकेला शख्स था। और याद रखिए ये तो ऑफिशियल नेटवर्थ है, अनऑफिशियल की तो हम कह नहीं सकते। आज मैं आप लोगों को उस शख्स की डार्क साइड बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं किस तरह इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, किस तरह इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, किस तरह इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस काफी बार आप लोगों को जो चीजें बताई जाती है कि बस मेहनत करो, स्ट्रेट लाइन में काम करो, वो कितनी ज्यादा गलत होती है। बिकॉज अगर आप इतिहास को खोल के देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया है। बात शुरू होती है 1839 से। बारिश का मौसम है, बढ़िया ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और वहीं पर छठे बच्चे का बर्थ होता है। जी हाँ, मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूं जिसमें इनके पिताजी कहते हैं कि मैं एक फिजिशियन हूं। ये बाद में पता लगता है कि वो फिजिशियन नहीं होते। फिजिशियन तो एक अच्छा प्रोफेशन होता है, वो एक स्नेक ऑयल सेल्समैन होते हैं। वो एक ऐसा शख्स होता है जो घर घर जाके लोगों को उल्लू बनाता था। फॉर एग्जाम्पल, उस समय की इनक्योरेबल डिजीजेज जो आज भी शायद क्योर नहीं मिल पाई है, अगर किसी को मान लो कॉलेरा है, मान लो किसी को कैंसर है, तो ये व्यक्ति बोलता था मेरे पास ना जादू का पोर्शन है, अगर आप इसको लगाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। और इसी के चक्कर में इसका नाम अचानक से डेविल बिल हो गया था, ये जो शख्स था जिसके 6 बच्चे थे। वेल, आप लोगों को बता दूं ये काफी सारे उल्टे पुल्टे काम करता था और इसलिए इसको बार बार शहर बदलना पड़ता था। स्वाभाविक सी बात थी, अपनी पूरी फैमिली और वाइफ को लेकर हर जगह नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें एक जगह पर बिठा के रखा था और ये अचानक से 1 महीने के लिए गायब हो जाता था, फिर आता था। बिकॉज एक टाउन में ये धंधली करने के बाद जैसे ही इसका नाम उछलता था, ये दूसरे टाउन में मिलता था। ये कहता था कि मैं मैजिकल पोर्शंस बेचने जा रहा हूं जिससे लोगों का सारा क्योर हो जाएगा। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा ठग था। और इसी चक्कर में घर पे जो एक बेटा था और उसकी मां हमेशा परेशान रहती थी। इस बेटे का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जी हाँ, आपने नाम अक्सर सुना होगा। रॉकफेलर फाउंडेशंस हैं, रॉकफेलर की स्कॉलरशिप्स मिलती है, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं जॉन डी रॉकफेलर और उसकी मां को यह बात परेशान करती थी और इसलिए उसकी मां अपने बच्चों को लेके, जो स्टार्टिंग में काफी ऑड जॉब्स करती थी घर को संभालने के लिए, क्योंकि पिताजी कोई पैसा घर नहीं भेजते थे, वो अचानक से आते थे, रिच लैविश लाइफस्टाइल जिया जा रहा, फिर अचानक से गायब हो जाते थे। इसलिए इसकी मां ने डिसाइड किया कि भाई साहब हमको ओहियो शिफ्ट होना पड़ेगा जहां पर हम कुछ काम कर सके। इसकी मां ने एक चीज अपने बच्चे को जरूर सिखाई कि तेरे बाप तो बिल्कुल निठल्ला है लेकिन तू रिलीजियस बन जा। बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसको ये चीज समझ में आ गई, भैया पैसे के दम पे पूरी दुनिया बोलती है, और इसलिए उसने अपना एक गोल बना लिया। अगर आज के इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में बोलूं तो उसने एक गोल बनाया कि जिस दिन $3 मिलियन, INR में कितने होते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, जिस दिन $3 मिलियन बना लूंगा उस दिन मैं अपने आप को रिलैक्स समझूंगा। डेविल बिल जब भी आता था अपने बेटे को बड़े अच्छे से प्यार करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ना बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड था। मतलब वो बोलते ना, एक ऐसा बाप जो मतलब बच्चे का इतना ज्यादा ख्याल भी नहीं रख रहा, बाहर जा रहा है, अय्याशी कर रहा है दुनिया भर के, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, एनिमल वाला नहीं बट एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था। 10 साल की उम्र में जब ये बच्चा बड़ा हुआ है, जो जॉन डी रॉकफेलर जब बड़ा हो रहा है, तो 10 साल की उम्र में इसको पता लगता है कि इसके पिताजी पे और एक बड़ा एलिगेशन लगता है, ब्लेम लगता है कि भैया एक लड़की का इन्हें रेप किया है। उस समय पर ऐसा तो नहीं रहता था कि सीधे जेल वेल हो जाए या बहुत बड़ी चीज हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें उस टाउन से दरखास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। रॉकफेलर जब अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रहा था, उस समय पे उसके पिताजी एक सीक्रेट वाइफ के साथ गायब हो गए।
तो कहीं ना कहीं घर वालों को पता लग गया हमारे पिताजी से तो काम बनने नहीं वाली, और इसीलिए ऑड जॉब्स करते करते रॉकफेलर ने डिसाइड किया 16 साल की उम्र में कि अब मैं बागडोर संभालूंगा, मैं नौकरी करूंगा और मैं किसी तरीके से हमारी फैमिली कंडीशंस को संभालूंगा। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम रैग्स टू रिचेस स्टोरीज होगी या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरीज होगी, वो कभी भी रिच फैमिली से चालू नहीं होती। तो आप में से काफी सारे लोग जो अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि यार मैं किस परिवार में पैदा हो गया, लोन लेना पड़ रहा है, घर वाले, बी ग्रेटफुल, because maximum families of successful people were not born with a golden spoon। तो 16 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर ने अपना काम शुरू किया। इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बट तब तक इनका दिमाग शार्प था, पढ़ने में इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने बुक कीपिंग की नौकरी शुरू करी। और इन्होंने सोचा कि यार बुक कीपिंग करते करते मैं एटलीस्ट फाइनेंस और अकाउंटिंग का जब ज्ञान ले लूंगा तो धीरे 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 करके मैं बाहर निकलूंगा एज अ बुक कीपर। अगर आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से बात करूं तो 16 साल की उम्र में वो 300 रुपए प्रतिदिन कमाते थे। आज की महंगाई को अगर आप इंक्लूड कर लो तो 300 रुपए में क्या ही बनेगा, बिकॉज महीने का 9,000 रुपए बन रहा है, 9,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर अपने एम को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने आप से शपथ ले ली थी कि मैं $3 मिलियन जल्द से जल्द कमाऊंगा। इसलिए जैसे ही वो 18 साल की उम्र के हुए, उन्होंने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने एक बार देखा जब उनके बॉस बाहर जा रहे थे तो इनको उस समय का जो सेफ होता है, सेफ मतलब तिजोरी जहां पर सारा सामान रखते हैं, उसके पासकोड तो इनको पता थे। इन्होंने देखा कि इनकी बॉस एक चेक अंदर रख रहे हैं और निकल जा रहा है। ये चेक उनके बॉस का ही है। ये बस जानना चाहते थे कि ये जो ओनर्स होते हैं, हम एम्प्लॉयज तो चलो 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं, ये ओनर्स कितना कमाते होंगे, महीने का कितना आ रहा होगा। ये क्योंकि उसको पता था कि इसके बॉस ने वही चीज डिपॉजिट करी है। जैसे उसका बॉस निकलता है उस समय पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा और ये सारी चीजें रहती नहीं है। वो खोल के बस देखना चाहते थे, कुछ चोरी नहीं करना चाहता। चेक को वो कैसे ही क्या चोरी करेगा, बट वो देखना चाहता था। और वो देखता है और देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज आज की वैल्यू के हिसाब से उसके बॉस ने उस महीने में कमा लिए थे 4 लाख रुपए। इसका दिमाग हिल जाता है कि बॉस मैं तो 300 रुपए कमा रहा हूं, मेरा बॉस 4 लाख रुपए कमा रहा है। उस दिन शपथ खा लेता है कि भैया अब मैं जॉब ज्यादा देर नहीं करूंगा। उसके बाद 1861 के आसपास जब यूएस सिविल वॉर चल रहा है, बहुत अनरेस्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है और इसको कहीं ना कहीं हिंट लग जाता है कि मेरे बॉस की कंपनी घाटे में जाने वाली है। लेकिन 18 साल की उम्र तक ये तैयार होता है। 18 साल की उम्र में ये डिसाइड करता है अब मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा। थारा भाई जोगिंदर अब अपना नाम रचेगा, और ये इसने डिसाइड कर लिया। अब इस समय तक बिकॉज वो काफी हार्ड वर्किंग थे, ट्रस्ट वर्दी थे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, अपने बिजनेस को अच्छे मुकाम पे जो बॉस के साथ रह के उन्हें पहुंचाया था, तो उन्हें रिस्पेक्ट एक गेन कर ली थी, एक रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा बना के रखा था। और इसी के चक्कर में इन्होंने डिसाइड किया कि मेरी जमा पूंजी से तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे रेस करना पड़ेगा फंड। $10,000 इनने आराम से रेस कर लिया, बिकॉज लोगों को इन पर भरोसा था। लोगों को लगता था कि इस बंदे पे अगर पैसा लगा इसमें कुछ तो बात है। अपनी रेपुटेशन ऐसी बना ली थी। $10,000 लेके इन्होंने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया। स्टॉक ट्रेडिंग तो नहीं भैया, स्टॉक ट्रेडिंग उस समय में कहां, अर्ली 1800s में जा रहे हो। मीट हो गया, ग्रेन्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिकन्स हो गया, ये सारी चीजों का ट्रेडिंग चालू किया। और जान के हैरानी हो जाएगी कि पहले ही साल में $500 मिलियन ये कमा लिया। इनफैक्ट अगले 3 साल में इन्होंने जो अपना $3 मिलियन का एक बेंचमार्क बनाया था आज के हिसाब से, वो इन्हें कवर कर लिया। मतलब एक चीज स्वाभाविक सी बात है कि ये बंदा इतना मेहनती था, इतना फोकस था। इसका हमेशा से मानना था अगर मैं एक काम पे लग रहा हूं तो उस पर पूरे जी जान से लगूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरे काम पे जाऊंगा। और ये चीज वो करने लग गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब अब उसने छोड़ दी थी, अपना काम करने लग गया था। सिविल वॉर में उस समय पे इस तरह से डिसाइड होता था कि यार आम नागरिक को भी इसका एक पार्ट बनना पड़ेगा, आपको भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, आप आओ। लेकिन एक ऑप्शन था, अगर आपको सिविल वॉर नहीं लड़ना है तो आप गवर्नमेंट को दे दो $300 उस समय के, तो फिर आपके बदले में किसी और व्यक्ति को उधर रिप्लेस कर दिया जाएगा। और उस समय पे $300 भी एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर अब अच्छा खासा पैसा, मिलियनर स्टेटस पे आ चुका है। इसके पास 2 दुविधा थी कि यार जाके वॉर लड़ूं, नेशनलिज्म दिखाऊं दुनिया के लिए, बट उसमें एक रिस्क था। रिस्क इसका जान खोने का। अगर जान ही खो दी तो मैं अपने बिजनेस वेंचर पे वापस कैसे लौटूंगा। और दूसरा ये था कि मैं अपने बिजनेस पे ही काम करूं। और उन्होंने वही डिसाइड किया कि मैं अपने बिजनेस पे काम करूंगा। $300 दिया, अपने रिप्लेसमेंट दिया और अपने काम पे लग गए। बाद में चल के इन्हीं के फेलो मेट्स, चाहे वेंडरबिल्ट्स हो, चाहे एंड्रू कार्नेगी हो, जिस पे हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, ये सारे लोगों ने भी यही सेम ट्रिक अपनाई कि भैया हम भी नहीं जाएंगे, हम पैसा देके इधर अपने काम पे लगेंगे।
अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जॉन डी रॉकफेलर के जिंदगी में एक नया टर्न, एक नया चैप्टर आने वाला। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आने के पहले लोग अंधेरे में उजाला या प्रकाश कैसे चलाते थे? लैंप से। वो आपने देखा होगा, लालटेन हॉन्टेड मूवीज में दिखाते ही हैं, उस चीज से काफी सारे लोग चलाते थे। अब उस समय पे ये लालटेन को जलाने के लिए कौन सी चीज चाहिए? केरोसिन। और इसीलिए उस समय के क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाने लग गया था। और पेंसिल्वेनिया एक ऐसी जगह थी जहां पर कि सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन इस चीज का होने लग गया था। कहीं ना कहीं जॉन डी रॉकफेलर की नजर इस चीज पे पड़ी और उन्होंने देखा यहां पर एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी। हर कोई बंदा सिर्फ एक्सट्रैक्शन पे लगा हुआ है, ड्रिल करने पे लगा है, क्रूड ऑयल निकालो, क्रूड ऑयल निकालो। लेकिन उस समय की सबसे स्मार्ट एक आधी जो कंपनीज थी वो इस क्रूड की रिफाइनिंग में लगी हुई थी, क्योंकि उसको रिफाइन करके ही केरोसिन बनता है। तो जॉन डी रॉकफेलर ने सोचा कि यार मैं मेहनत मजदूरी में काय को लगूं, मैं क्यों अपनी कंपनी का सारा एफर्ट वहां पे लगाऊं जहां पर पूरी दुनिया लगी पड़ी हुई है, रैदर देन मैं फोकस करूंगा किसी प्रकार से इस चीज के एक्सट्रैक्शन की रिफाइनरी का। और इसीलिए उन्होंने 1870 में एक और बंदे के साथ मिलकर क्लेवरलैंड में फॉर्म करी कि भैया अपनी ये कंपनी रहेगी, जिसको बाद में स्टैंडर्ड ऑयल कहा जाने लग गया। 3 लोग ने मिलकर ये करने का रहा और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम क्रूड की रिफाइनरी पे काम करेंगे। और ये ब्रेक थ्रू आइडिया था, बिकॉज उस समय पे कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। इसी चक्कर में इनको एक मल्टी मिलियनर का दर्जा मिल गया। आप लोगों को बता दूं कि एक फिलाडेल्फिया ऑयल रश हुआ था, तो वहां पर ऑयल जब पहली बार डिफाइन किया गया था, मिला था, तो काफी सारे लोग बावले हो रहे थे। उन लोगों ने ये सोचा कि यार इसकी ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर हमें कोई चीज करनी है तो हमें उससे अलग सोचना पड़ेगा, इसलिए वो रिफाइनरी में चलेगा। अब रिफाइनरी में जाने के बाद 5 साल तक उन्होंने केरोसिन सप्लाई कर करके जितना भी पैसा कमाया, उन्होंने ऐसा नहीं था कि अब सोचा कि चलो अब मैं मल्टी मिलियनर बन गया हूं, अब अय्याशी करें। क्योंकि अब जॉन डी रॉकफेलर की नजर थी कि भैया मेरे को अंड शंड पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है। मतलब वही वाला पैसा जो अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करने के बाद उसके सब्सक्राइबर्स कमाने लग जाते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो करके देखो, वैसा वाला पैसा जॉन डी रॉकफेलर को भी कमाना था। और इसलिए जॉन डी रॉकफेलर ने क्या किया कि जो पैसा आ रहा था उसको वो कंट्रीब्यूट करने लग गए अपनी साइंटिफिक टीम बनाने के लिए। देखिए, यूएस की एक खास बात है, इनहेरिट इन द रूट्स है, कि इनकी कंपनीज R&D में अच्छा खासा खर्चा करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एंड जॉन डी रॉकफेलर भाई साहब ने भी यही सोचा कि भाई मैं अगर इधर पैसा लगाऊंगा तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और इसीलिए उन्होंने सारा पैसा ऐसा लगाया जिसके चक्कर में उनको ही बाद में फायदा हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, कॉस्ट रिडक्शन होने लग गया। और जैसे ही कॉस्ट रिडक्शन हो गया, वो सस्ते में कंपटीशन के अगेंस्ट अपना केरोसिन और ऑयल बेचने लग गए, तो कस्टमर अट्रैक्ट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉस्ट और एफिशिएंसी तो घटाई, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले जितने लोग केरोसिन बनाते थे तो जो रिसाइडल होता था, जो वेस्ट होता था, उसको सब लोग साइड में फेंक देते थे। मतलब वो काफी ज्यादा वेस्ट होता था, 30 to 40% वेस्ट हो जाता था पूरा प्रोडक्शन पे। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने अपने साइंटिस्ट लोगों को लगाया कि बॉस आप जाके देखो कि इस चीज को कैसे बचाया जा सकता है। उसी से कैंडल्स बन रहे हैं, लुब्रिकेंट्स बन रहे हैं। लुब्रिकेंट्स का अलग अलग यूज होता है, डर्टी माइंड, गलत जगह मत सोचो। फिर उसके बाद उनने यूज करना शुरू किया, तो इसके कारण क्या हो गया, प्रॉफिट्स इनके बढ़ने लग गए कि भैया अब तो हम मैक्सिमम, क्योंकि पहले जो 40% वेस्ट जा रहा था उसका भी फायदा हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, सारी चीजें। तो आप देखो किस तरह से बंदा विजनरी तरीके से सोच रहा था, आगे की चीजें सोच रहा था। और उसने अपने कंपटीशन वालों के साथ भी बहुत सख्ती से पेश आए थे, जिसके चक्कर में इन्हें मार्केट को लीड बनाया था। अब इस समय पे ये एक इंडस्ट्री पे फोकस करे। उस समय पे यूएस में कहा जाता था जिसके पास रेल रोड का नेटवर्क है वो है राजा। और रेल रोड्स को रूल कर रहा था एक बंदा जिसका नाम था वेंडरबिल्ट। अब वेंडरबिल्ट के बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ट्रेन लिख दीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी से बनाऊंगा। इसकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये देख रहे हैं कि भैया रेल की पटरियां जो हो रही हैं, जिसके पास इसका कमांड है वो जीतेगा, बिकॉज उसके पास ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, यहां से वहां तेल पहुंचाना है, यहां से वहां सामान पहुंचाना है, यहां से वहां गुड्स पहुंचाना है, यहां से वहां लोगों को पहुंचाना है। और आप लोग अगर हिस्टोरिकल जितनी भी किताबें पढ़ोगे या हिस्टोरिकल जितनी मूवीज देखोगे तो वहां पर देखोगे कि रेल रोड्स को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दिया गया है। महात्मा गांधी जी का भी जो इवेंट हुआ तो वो कहीं ना कहीं रेल रोड्स के उधर से ही शुरू हुआ। हमारे देश के भी कुछ महात्माओं की कुछ कहानियां हम सुनते तो वहां पर भी रेल रोड्स का जिक्र होता है। तो रेल रोड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये भाई साहब रॉकफेलर भाई साहब गए वेंडरबिल्ट के पास। वेंडरबिल्ट को बोला बॉस अपने पास तेरे लिए एक सुझाव है। बोले क्या? बोले उस समय की जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी थी, जो नेशनलाइज्ड कंपनी बोल सकते हैं, आपको कितने का ऑर्डर देती? बोले हर हफ्ते में 4-5 बैरल्स का तो देती है,
तो 4-5 और कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, मतलब बीच बीच में गैप हो जाता है, ऐसा फिक्स नहीं है। इस बंदे ने बोला, बोले हम एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट पे जाएंगे, रिटर्न नहीं जाएंगे, मैं आपको दिन के 65 बैरल्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बदले में आपको सबसे चीपेस्ट फ्रेट कॉस्ट देने पड़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सबसे सस्ते। अब ऑब्वियस सी बात है 65 बैरल्स मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी जाएगा, अच्छी खासी बोगीज भर के जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनको तो चीपेस्ट फ्रेट देना था। तो वेंडर बेल्ट के भी कंपनी ने बोला ठीक है बॉस, दे देते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स की हालत टाइट, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स अपने तेल को प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए 400% ज्यादा दे रहे थे। इसके चक्कर में कोई डिस्काउंट कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे। वहीं पर स्टैंडर्ड ऑयल भाई साहब ये सारी चीजें कर सकते थे। वो लोग धीरे 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 इसी चक्कर में, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज को लॉस होने लग गया, बिकॉज इन लोगों ने अपने दाम इतने सस्ते कर दिए कि काफी सारी रिफाइनरीज बंद होने लग गई। धीरे 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 करके ये बंद होने लगे। और फिर स्टैंडर्ड ऑयल की नजर पड़ गई टॉम स्कॉट के पेंसिल्वेनिया वाले रेल रोड्स पे। टॉम स्कॉट कौन है? टॉम स्कॉट हमने लास्ट वीक ही अपने वीडियो में बात करी थी, एंड्रयू कार्नेगी के मेंटर है। जी हाँ, और यहां से एक फियर्स बैटल भी शुरू हुआ बिटवीन दीज सो कॉल्ड मल्टी मिलियनर। जॉन डी रॉकफेलर अपनी पे उतर है। जॉन डी रॉकफेलर ने सिंपल सी बात कर दी कि भाई मैं अपनी फी कम कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि यार मैं पेंसिल्वेनिया में जाके लोगों के साथ डील कर रहा हूं। और उसके बाद माना जाता है कि उस समय पर जब पेंसिल्वेनिया में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, उसके बाद टॉम स्कॉट उठ नहीं पाए उस चीज से, और एंड्रयू कार्नेगी के जो मेंटर थे वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने पूरा मार्केट वहां पे हड़पना शुरू कर दिया बाय हुक एंड क्रुक। अब जॉन डी रॉकफेलर के साथ एक समस्या हो रही थी, ये पैसे तो कमा रहे थे लेकिन ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट भी जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मेरे को एक मनी मैनेजर की जरूरत है। इनको एक चीज पता थी, कमर्शियल और बैंकिंग वर्ल्ड में, बिकॉज उस समय पे एडवाइजरी और ये सारी चीजें तो होती नहीं थी, उनको ये पता था कि ये जो बैंकिंग वाले हैं ना बड़े खड़ूस हैं, ये सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। इसलिए इन्होंने एक प्रीस्ट, अपने बचपन के एक प्रीस्ट को मनी मैनेजर बना दिया, और जी हाँ, उन्होंने इनके फॉर्च्यून को ग्रो करने में भी हेल्प किया। जॉन डी रॉकफेलर ने सोचा कि यार देखो, इन्वेस्टमेंट ही है जिससे मेरा पैसा बढ़ सकता है। बाय द वे, अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दिया, जाके आप बिल्कुल अकाउंट खोलिए। और हाँ, आपको एक फ्री सेशन का भी एक्सेस मिलता है अगर आप वहां पर अकाउंट खोलते, जाके चेकआउट कीजिएगा। तो ये वाली चीज हो गई। तो जॉन डी रॉकफेलर के इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जा रहे हैं, प्रीस्ट अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और धीरे 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 सारी चीजें बढ़ जा रही हैं। इस हिसाब से जॉन डी रॉकफेलर ने अपने सारे कॉम्पिटिशन को हराया। दूसरी बात, जॉन डी रॉकफेलर ने जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप हो, आपकी एक कंपनी है और आप मान नहीं रहे हो कि नहीं बस हम तुम्हारे बातों में नहीं आएंगे, हम तो अपनी रिफाइनरी अपने हिसाब से चलाएंगे, तो जॉन डी रॉकफेलर हुक या क्रुक अपनाने लग गए। वो क्या करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो कंपनी सप्लाई करती है वहां पर आधे दाम कर देते थे अपने ऑयल का। उनको पता था कि बाकी जगह से प्रॉफिट हो रही है, यहां पर मैं लॉस लूंगा, नेट तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, लेकिन ये इतना लॉस लेते थे एक आध साल तक कि सामने वाला थक जाता था, क्योंकि कस्टमर को तो सस्ता ऑयल चाहिए, कस्टमर को इधर से मिलता था, सारे कस्टमर उधर के इधर गायब हो जाते थे, बंद। रेल रोड्स में भी इनने घुसने का फैसला कर लिया कि भैया रेल रोड्स में, एक बार क्या हो गया कि भैया जो रेल रोड का मालिक था उस बंदे ने सोचा कि यार जब ये सारी चीजें हो रही हैं, रेल रोड से ज्यादा फायदा अगर पेट्रोलियम में है, अगर क्रूड ऑयल में, तो मैं क्रूड के मार्केट क्यों ना सेटअप करने लग जाऊं। तो पता है इसने क्या किया, इसने कुछ माइनर्स को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद इन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर्स को लिख के सामने वाले बंदे को बॉयकॉट कर दिया। तीसरी चीज उन्होंने कर दिया कि भैया सामने वाले को सीधा एग्रीमेंट दे दिया कि भाई देख तेरा धंधा खत्म हो रहा है, तो अब तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम एग्रीमेंट साइन करो, और नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट जैसा था कि आने वाले 10 साल तक तुम ऑयल से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे। ये तो घाटे का सौदा है, क्योंकि सारे लोगों की स्पेशलिटी वहीं पे थी, रिफाइनरी के मालिकों की। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भैया ये साइन करो, अच्छी खासी पगार दूंगा, तो मेरी कंपनी में आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो। और 80% लोगों ने साइन करके उसी के अंडर आया कि भैया पंगा लेके बैंकरप्ट क्यों होना है, हम सीधे आके इसकी कंपनी में काम कर लेते हैं। और इस चक्कर में जॉन डी रॉकफेलर की रिसर्च टीम और स्ट्रांग हो गई, जॉन डी रॉकफेलर की रिफाइनरी और स्ट्रांग होने लग गई, और धीरे 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 करके ये इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, मोनोपोली बन गया कि ये 90% ऑफ द ऑयल मार्केट पूरी दुनिया का कंट्रोल करने लग गए। और याद रखिए, अरब लोग आज रूल कर रहे हैं ऑयल मार्केट को, लेकिन पहले ये सारी चीजें यूएस से ही होती थी। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हेन ही बिकेम ऑफिशियली द फर्स्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक सेकेंड, 1873 में कुछ एक हादसा हुआ।
ब्लैक थर्सडे हुआ, ब्लैक थर्सडे में स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर रहे थे, बहुत हालत खराब थी और 6 साल तक ऑयल प्राइसेस रिसेशन में चले गए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर की एक अच्छी आदत थी कि वो अपने प्रॉफिट्स को संभाल के रखते थे, सेविंग्स अच्छी खासी बना के रख सकते थे। जहां पर बाकी कॉम्पिटिटर्स बहुत बुरी मार खा रहे थे, जॉन डी रॉकफेलर को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। जॉन डी रॉकफेलर ने देखा कि भैया 48 सेंट्स पे उनको तेल मिल रहा है। उस समय पे वाटर 50 सेंट्स का था और तेल 48 सेंट्स पे था, मतलब पानी से भी सस्ता। एंड दैट इज वेयर जॉन डी रॉकफेलर को देखिए अगली अपॉर्चुनिटी। बोले इतने सस्ते दाम में, कौड़ियों के भाव में मुझे अपना तेल मिल रहा है, इसको मैं कैसे जाने दे सकता हूं। सारा का सारा हड़पने लग गए और इस चक्कर में उनको एक चीज पता थी, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट चीजें संभालेगी, मार्केट वापस स्टेबलाइज होगा, लेकिन रेलवेज में वापस ऑयल मेरे ही ट्रांसपोर्ट होंगे, सारी चीजें मेरी ट्रांसपोर्ट होगी। और यहां पर भी अपॉर्चुनिटी देख के, और जो लोग नहीं मान रहे थे वहां से सुना जाता है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स में पैनिक मचाया और कौड़ियों के भाव में खरीदा। मतलब आप देख रहे हो कितने तरीकों से, श्याम द्याम दंड भेद, हर तरीके से इन्होंने सब एक्वायर किया और इसके कारण इनके पास और भी ज्यादा पैसा हो गया। 1916 में जब ये फर्स्ट बिलियनर बने, मैं आपको बता दूं कि यूएस की जीडीपी का 2% अकेला ये व्यक्ति ओन करता था। इनकी कंपनी को ऐड ही नहीं कर रहा हूं, इनकी खुद की नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, 2% था। रेल रोड्स पे इनने अपना सीक्रेट एग्रीमेंट्स जो बनाए, रिटन एग्रीमेंट नहीं था, वहां पर कार्टेल बना दिया था। उन्होंने कार्टेल बना दिया था कि जो उस समय की टॉप 3 रेलवे कंपनीज थी वो इनको सबसे बेस्ट डील देंगी, सस्ते में डील देंगी, वरना ये रेल रोड्स को भी खत्म कर देंगे। इन्होंने एग्रीमेंट्स ऐसे बनाए जिसके चक्कर में इनके कॉम्पिटिटर्स खत्म हो गए। इनने एग्रीमेंट्स ऐसे बनाए जिसके कारण के जो इनके तगड़े वाले कॉम्पिटिटर्स थे वो खुद इनके कंपनी में आके सीईओ, सीएफओ इन सब के रोल में काम करने लगे। लेकिन इनको एक चीज पता थी, जितना पावरफुल मैं बन रहा हूँ और मीडिया अब जितना मेरे को लाइमलाइट पे ला रही है, वो खुद प्राइवेट रहना चाहते थे, लेकिन मीडिया जितना, कभी ऑक्टोपस की फोटो बना के इनकी लगा देते थे, मीडिया जितनी लाइमलाइट में जा रहे हैं, आज नहीं तो कल मुझे तोड़ा जाएगा। और इसलिए तोड़े जाने के पहले इन्होंने एक बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। इन्होंने अपनी कंपनी के अलग अलग तरीके के सब्सिडरीज बना दिए, ट्रस्ट बना दिए, इतनी ज्यादा चीजों में बांट दिया कि इनको पता था कि गवर्नमेंट को अगर हमको तोड़ना भी पड़ेगा ना, इसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और फिर आया इलेक्शन का समय। इलेक्शन के समय पे आप सभी को पता है चीजें कैसे बदलने लग जाती है, सब लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से सोचने लगते हैं। रूजवेल्ट इनके अगेंस्ट होने लग गया, जो पहले इनके साथ था, और रूजवेल्ट के अगेंस्ट होते ही कहीं ना कहीं रूजवेल्ट ने अपने कैंपेन में बोलने लग गया, ये सारे अमीर लोग दुनिया को लूट रहे हैं, यूएस को लूट रहे हैं, मैं इन सबको रोक के रहूंगा। इस तरह का कैंपेन चला है जिसके चक्कर में वो इलेक्शन जीत गए और कहीं ना कहीं एंटी ट्रस्ट एक्ट लेके आए। एंटी ट्रस्ट एक्ट में बोला गया कि भैया तुम्हारी मोनोपोली है, तुम अकेले इतने पावरफुल हो गए हो, तुमने गलत काम किया और तुमको तोड़ा जाएगा। लेकिन आपको पता है इस आग में तेल किसने डाला? पब्लिक ने। कैसे पब्लिक इस बंदे के अगेंस्ट होने लग गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज के समय पे जैसे सोशल मीडिया होता है तो काफी लोग अपने बड़े बिजनेस के बारे में, हाँ मतलब जो भी है, की बात करते हैं और कंट्रोवर्सी हो जाती है। बट वैसे ही यू नो इफ यू नो, तो वैसे ही काफी सारे उस समय पे क्या होता था कि कोई भी अगर जर्नलिस्ट अगर कलम उठा ले और उसके बाद लिखना शुरू कर दे तो वो बहुत ज्यादा हालत खराब कर सकती थी। और ठीक ऐसी एक चीज हुई। एक रिपोर्टर थी जिसके पिताजी भी रिफाइनरी के बिजनेस में थे, लेकिन जॉन डी रॉकफेलर के चलते वो बैंकरप्ट हो गए थे और उन्होंने सुसाइड किया था। तो उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि भाई जॉन डी रॉकफेलर को नीचे लेके आऊंगी। और वो एक्सपोज करने लगे क्या क्या। उसने बताया कि बैकरूम डील्स हो रहे हैं, उसने बताया कि कितने इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, डरा डरा की ये चीजें कर रहे हैं, कितनी ज्यादा ब्राइबिंग करते हैं। इसने उसके पिताजी के बारे में लिखना शुरू किया कि जॉन डी रॉकफेलर के तो पिताजी खुद कॉनमैन थे, तो इसके खून में भी तो वही चीज होगी। ये इतनी सारी चीजें लिखने लग गए जिसके चक्कर में कोर्ट में बड़े बड़े केसेस चलने लग गए। 12,000 पेज के एविडेंस तैयार हुए इनके अगेंस्ट में। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी कंपनी को इतने भाग में तोड़ दिया था कि पूरे कोर्ट को 6 साल लगे। ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस चला था, 6 साल लगे इस चीज को क्रैक करने के लिए। तब तक इनकी जो कंपनीज थी, जो इनने 9 ट्रस्ट बना दी थे, 14 बिजनेस एंटिटीज बना दी थी, जिसके अंदर 26 कंपनीज थी, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लिए थे। 20 साल के अंदर $500 बिलियन का तो अपने ओनर्स को डिविडेंड दे चुकी थी। $500 बिलियन का डिविडेंड्स दे चुकी थी। आप सोच रहे हो कितना अंधा पैसा उस समय के प्रमोटर्स और इन सारी चीजों में। माना जाता है जॉन डी रॉकफेलर ने ये सारी चीजें काफी अलग अलग जगह पे भी छुपा के रखी हुई थी। और इसके 6 साल बाद डिसाइड किया कि भैया इस कंपनी को तोड़ा जाए। तो एक्सॉन मोबिल हो गई, शेवरॉन हो गई, इस तरह से अलग अलग कंपनीज जो आज भी सबसे बड़ी कंपनीज हैं उसमें बांटा गया था। लेकिन माना जाता है कि जॉन डी रॉकफेलर और जो रॉकफेलर फैमिली होती है अलॉन्ग विद रॉथशाइल्ड फैमिलीज और ये सब
आज भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम सबको कंट्रोल कर रही हैं, बिजनेसेस को ओन करती है, काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। 1893 में इंटरेस्टिंगली जॉन डी रॉकफेलर को जब विदेश में हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे, स्माइल आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब भी भारतीय कोई इतना बड़ा नाम करता है बाहर जाके, क्योंकि हम लोगों की ना आज के समय पे आदत है हम सिर्फ बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें हमको बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे तो जॉन डी रॉकफेलर उनसे भी मिले थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जॉन डी रॉकफेलर ने उनसे पूछा था अबाउट चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी, एंड स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया था कि बॉस ये सही तरीके से होता है, चैरिटी ऐसा करो कि लोगों को पता ना चले। एंड दैट इज़ वेयर जो आज आप देखते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर स्कॉलरशिप्स, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स एंड सारी चीज़ें, उन्होंने उस चीज़ का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन पता है क्या, आज भी लोग कहते हैं कि रॉकफेलर्स की जो आने वाली पुश्तियाँ थी, बाद में इन्होंने अपने बेटे को बोर्ड पे बिठा दिया था, तो रॉकफेलर्स की जो आने वाली पुश्तियाँ थी वो आज भी ऐसा मैसिव वेल्थ ओन करती हैं जिसके बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है। सीक्रेटली वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कंट्रोल कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हैं। आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ें सही हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप